नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और वक्त हो चला है बड़ी बहस का। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जातिगत और सामाजिक आंदोलन की। साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के सियासी रंग देखे जा रहे हैं। चुनाव में भले ही अभी 8 महीने का वक्त शेष बचा है, लेकिन सियासी दलों ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन की राजनीति सियासत के केंद्र में आ गई है। वहीं प्रदेश में जातिगत और सामाजिक आंदोलन में ने बीजेपी और कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाकर रख दी है। 8 जनवरी को राजधानी के जंबूरी मैदान पर करणी सेना परिवार ने अपनी मांग को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया और इस आंदोलन के 1 महीने बाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने 12 फरवरी को अपनी ताकत दिखाई है। वहीं करणी सेना परिवार ने सत्ताधारी बीजेपी के सामने 21 मांगे रखी हैं और इनमें से 18 मांगों पर विचार करने के लिए सरकार ने अफसरों की 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। करणी सेना की मांग पत्र में शामिल 4 मांगों पर कोई बात नहीं बनी थी और जबकि भीम आर्मी की 15 मुख्य मांगे थी कि 2 अप्रैल 2018 के केस वापस लिए जाए, जातिगत जनगणना, प्रमोशन में आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, जैसे तमाम मुद्दे, तमाम मांगे मांगी गई। तो 2023 के चुनावी दंगल, सभी सियासी पार्टियां जोर आजमाइश करने में लगी हुई हैं। सभी सियासी पार्टियां ताल ठोकती नजर आ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे अन्य कोई निर्दलीय दल हो। सभी एक दूसरे से खुद को कम नहीं आंक रही हैं। सभी चुनावी मैदान में ताल ठोकती नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता कि आखिरकार साल 2023 में जनता किसको सिराखों पर बैठाती है? जनता, जिसे जनार्दन कहा जाता है, किसको सिरमौर पर सजाती है? सवाल कई हैं। क्या कमलनाथ को एक बार ताज मिलेगा या मध्य प्रदेश के शिवराज जो खुद को मामा कहते हैं, उनका फिर से ताजपोशी होगी? सूत्रीय मांगे, मैं सारी मांगे यहाँ से पढ़ूंगा अभी और मैं चाहता हूँ आप लोग उन मांगों को आपके जरिए वो सरकार तक पहुंचे और सरकार को 1 महीने का समय देंगे, सरकार उनको हल करे। नहीं करती फिर हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ेंगे। क्या करने वाली भीम आर्मी आगे? भीम आर्मी यहाँ बहुजन समाज में राजनीतिक जागरूकता पैदा करने वाली है कि दूसरों के भरोसे रहना बंद करो। अगर बात करें राज्य में अनुसूचित जनजाति की सीटों की, तो विधानसभा में 230 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं 90 से 100 सीटों पर आदिवासी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहते हैं और इस वजह से 2023 के विधानसभा चुनाव में दलित और आदिवासी वोट बैंक ही सियासी दलों के लिए सत्ता का रास्ता तय कर सकते हैं। ऐसे में अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी दलों ने आदिवासी के साथ साथ दलित और ओबीसी वर्ग को भी रिझाने की होड़ लग गई है। जहां एक और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कास्ट पॉलिटिक्स के सहारे 2023 का चुनावी रण में फतह करने की तैयारी कर रही हैं, वहीं कई छोटे दल भी अपना पूरा सियासी दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में कौन उभरकर सामने आएगा और इसका फायदा बीजेपी को होगा या कांग्रेस को होगा। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की आज़ादी हर एक को है, लेकिन ये वो लोग हैं जो समाज को तोड़ने, अलगाव पैदा करने का काम करते हैं और विपक्ष के नाते कांग्रेस की गोदी में खेलने का काम करते हैं। इनका राजनीतिक अतीत बताता है कि ये संविधान, सामाजिक मूल्य, इस देश की सद्भावना, इस देश के एक दूसरे के प्रति भाव को बिगाड़ने में जुटे रहने वाले, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं। और मैंने फिर कहा कि इनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक संकल्प भी
ठीक नहीं हैं, उचित नहीं हैं और सही नहीं हैं। ये लोगों को भरमाने का काम करते हैं और कांग्रेस की ही गोदी में ब्राजने का काम करते हैं। बात राजनीतिक पार्टियों भर की नहीं है। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है वर्तमान सरकार से। इतना लंबा समय हो गया पर कोई भी संतुष्ट तो होना दूर, जो रोजमर्रा की चीजें थी उसमें भी भ्रष्टाचार बढ़ गया, सरकारी व्यवस्थाएं खराब हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह विकास यात्रा निकल रही है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, जनता खुद सड़क पर आकर विरोध कर रही है कि किस चीज की विकास यात्रा, काय में विकास हुआ, कहाँ इतना लाखों करोड़ रुपया जो मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा चढ़ गया, ये कहाँ गया पैसा। तो चुनाव का समय है, जैसा आपने खुद ही कहा, तो सबको हक है अपने प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का। तो ऐसे में क्या इस बार का सियासी गणित रहने वाला है? क्या बीजेपी अलग तरीके की रणनीति अपना रही? सभी सियासी पार्टियों के अपने अपने राग हैं। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। नीलाभ शुक्ला, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और इसके अलावा सनवर पटेल, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीलाभ जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। चर्चा की कैसी तैयारियां हैं? जी जी हेलो नीलाभ शुक्ला जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। तैयारी जी। कैसी है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस की तैयारी जो है, एक कांग्रेस हमेशा मुद्दों पर चुनाव लड़ती आई है जी। अब कांग्रेस की तैयारी, हम लोग तो भाजपा की बातें करें, भाजपा की तैयारी देखें, जो विकास यात्रा निकल रही भाजपा की, हमें तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है, ये क्यों निकाल रहे हैं अपने विकास को विनाश बताते हुए। जहां जहां इनकी यात्रा जा रही है वहां वालों इनका विरोध कर रहे हैं, टूटी फूटी सड़कें बता रहे हैं, जर्जर भवन बता रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन दवाई नहीं वो बता रहे हैं, गो बैक के नारे लगा रहे हैं, नेता मंत्रियों तक को अपमानित होना पड़ा। हास्यास्पद तो यह है, और अति तो तब हो गई जब मंत्री के ऊपर खुजली का पाउडर डाल दिया गया। मतलब कितना आक्रोश, जन आक्रोश कि मंत्री पे खुजली का पाउडर डाल दिया गया और मंत्री को 4-4 बार नहाना पड़ रहा। मतलब इतनी जनता इनसे आक्रोशित चिड़ी हुई है। उसके बाद ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं। अभी कई वीडियो में देख रहा हूँ विकास यात्रा के इनके मंचों पे अश्लील नृत्य हो रहे हैं, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। विकास यात्रा के नाम से भीड़ इकट्ठे करने के लिए मंचों पर अश्लील नृत्य करा रहे हैं। मतलब किस कदर विनाश की ओर ये प्रदेश को ले जा रहे हो, टोटी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए, हमारी कांग्रेस के मुद्दे की बात कीजिए नीलाभ जी, कांग्रेस के मुद्दे की बात कीजिए, बीजेपी का भी बात भी जुड़ाइएगा, अपने मुद्दे की बात कीजिए। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। दर्जनों मुद्दे हमारे पास, दर्जनों मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। और वही स्थिति, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया, किसानों से ये रिकवरी कर रहे हैं, संविदा नियुक्ति नहीं हो पा रही, पुरानी पेंशन लागू नहीं हो रही है, आज किसानों को यूरिया नहीं मिल रही। प्रदेश बलात्कार में अव्वल, प्रतिदिन 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, प्रतिदिन 2 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। ये उसके बाद अपनी पीठ थपथपा रहे, कानून व्यवस्था चरमरा गई, महंगाई चरम पर है। हालात ये है कि इनकी जो योजना है, जो इन्होंने अपनी योजना है वो हितग्राहियों तक नहीं पहुंच रही, उसकी बंदर बाट हो रही है, अंधा बाटे रेवड़ी। आपको नीलाभ जी, फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं कांग्रेस की योजनाओं की बात कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं वो अभी कमियों मत जुड़ाई। मैं आपकी तैयारी पूछ रहा हूं, मैं बीजेपी की खामियों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं वही तो आपसे निवेदन करता हूं कि इनकी कमियों को उजागर करके हम मुद्दों के साथ चुनाव के मैदान में जाएंगे। हमको जनता को भ्रमित कर नहीं जाएंगे। ये जिस तरह जनता को इवेंट बनाकर जाते हैं, जी, अब इन्हीं मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे तो जनता को इनकी असलियत बताएंगे हम। ठीक है, ठीक है सनवर जी, ठीक है, ओके सर, आपकी बात आ गई। सनवर जी, आपसे भी सवाल वही जो नीलाभ शुक्ला से मैंने सवाल पूछा था, बीजेपी की तैयारियां कैसी हैं? पहला सवाल यही आपसे भी। बहुत अच्छे। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी अपने निश्चित उद्देश्यों के साथ अपनी कार्य पद्धति के पर काम करते हुए आगे बढ़ने वाली पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जहां सरकार में और जब सरकार में होती है तो गांव गरीब किसान की रात दिन चिंता करने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमने बूथों पर जाकर और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने काम को खड़ा किया, जिस प्रकार से हर बूथ पर 51% से अधिक वोट मिले, माननीय अमित शाह जी की इस कल्पना को सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने हाथ में लिया। और जनकल्याणकारी जो मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार है, उसकी योजना है, इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है। जनता के बीच में वही जाता है जिसको जनता के बीच में, जिसने जनता के काम किए हो,
और मेरा ये कहना है कि हर राजनीतिक दल को जनता के बीच जाना है, क्योंकि जनता सबसे ऊपर है। जनता आपको चुनकर विधायक बनाती है, आप मंत्री बनते हैं। तो हर राजनीतिक दल का ये दायित्व है कि वो जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाए, और जिसने काम किया है वो जाता है, और जिसने काम नहीं किया वो आंखें चुराता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जा रही, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जा रही है। फिर साथ में ये भी रख रही है कि कहीं कोई कमी रह गई है अगर, तो उसको हाथों हाथ सुधारना, जनता को उसका लाभ मिले, इस बात की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब रही बात आपने कांग्रेस का पूछा, तो कांग्रेस में सर फुटबॉल चल रही है। कांग्रेस में 1 जनवरी को स्वयंभू भावी मुख्यमंत्री के फोटो लग जाते हैं कि हम मुख्यमंत्री होंगे, और फिर उनके प्रभारी आते हैं अग्रवाल साहब, वो कह देते हैं कि अभी हमने तय नहीं किया है। फिर वो 2 लोगों से बयान दिलाते हैं कि तय कर लिया है, फिर जीतू पटवारी जी और अरुण यादव जी कह देते हैं कि अभी तय नहीं है। ये सिर्फ उटव्वल कांग्रेस में चल रही है। ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मैं आपको बताना चाहता जी, ठीक है, बताइए नीलाभ शुक्ला जी। मुझे उनकी बात में तरस आ रहा है कि हम विकास हमने किया और हम जनता के बीच जा रहे हैं। मुझे ये बताएं फिर आपकी विकास यात्रा की इतनी फजीहत क्यों हो रही है? सबसे बड़ा सवाल तो ये, जहां जहां आपकी विकास यात्रा हो रही, जनता आपको उल्टे पैर दौड़ा रही है, कहीं वापस पहुंचा रही है, आपकी कमियां दिखा रही है। मतलब हास्यास्पद, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ। नीलाभ जी, एक मेरा सवाल ये, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान का सशक्त चेहरा जो प्रदेश में, दूसरा उनके कंपैरिजन में आपके पास कौन है? कमलनाथ जी को आप मानते हैं? देखिए मेरी बात सुने, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पिछले चुनाव लड़े गए थे। जैसा उन्होंने कहा कि स्वयंभू नेता का, जो उन्होंने कहा कि स्वयं, मेरी बात सुनिए जी, आपकी बात सुन रहा हूं। देखिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए थे, वो सफल मुख्यमंत्री का उन्होंने निर्वाह किया था। षड्यंत्र को हमारी सरकार गिरा दी गई थी। अभी भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे। ऐसा किसी भी नेता ने नहीं कहा है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़े जाएंगे। लेकिन कांग्रेस का एक प्रोटोकॉल होती है, एक परंपरा होती है कि जब चुनाव होते हैं, विधायक चुने जाते हैं, विधायक दल अपना नेता चुनते हैं और उस पर जो है हाई कमान अपनी मोहर लगाता है। ये परंपरा है, हमारे हिटलरशाही नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे, उनके मार्गदर्शन में ही चुनाव लड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री भी कमलनाथ होंगे। ये परंपरा है, और एक परंपरा के तहत, एक प्रोटोकॉल के तहत, सिस्टम के तहत वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सिस्टम हम फॉलो करते हैं, उसको हम बरसों से फॉलो करते आ रहे हैं, आज भी फॉलो करेंगे। कमलनाथ जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तब भी ये सिस्टम फॉलो हुई थी, आगे भी यही फॉलो होगी। फिर उससे कहीं किसी भी नेता ने ये नहीं कहा है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, ये कहीं नहीं कहा है। यही कहा है कि उनके नेतृत्व चुनाव लड़े जाएंगे। एक प्रोटोकॉल का एक जो सिस्टम, उसका हवाला दिया गया है, जिसे बीजेपी भाजपा तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। चलिए सनवर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कहिए। मैं सौरभ जी बताना चाह रहा था, अपने विद्वान साथी की बात का जवाब देने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा में फजीयत। देखिए, विकास यात्रा को जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, उस अपार जन समर्थन से कांग्रेस बौखलाई हुई है। अब कांग्रेस का भी अपना धर्म है, विपक्षी पार्टी हो, ये तो कह नहीं सकती नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी, और भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के लिए काम किए हैं उसको लेकर वो जनता के बीच जाती है, और आज भी जा रही है। और रही बात, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सफल सरकार, कितनी सफल सरकार, बनी बनाई सरकार को अपने दम और अपने घमंड में और त्राहिमाम मचाकर 15 माह में गिरा लिया, और उसको सफल सरकार कह रहे हैं। तो इनको ऐसी सफल सरकार मुबारक हो। जिस 15 माह में आपने एक वादा पूरा नहीं किया, पूरे 15 माह में 15 बार भी भोपाल छोड़कर बाहर नहीं निकले, वल्लभ भवन की खिड़की से झांके नहीं, किस प्रकार के हालात से बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं। हमने आपके टीवी पर तमाम जगह देखा कि किन चीजों का अड्डा वल्लभ भवन बन चुका था। उसके बाद भी अगर ये कहते हैं कि वो सफल सरकार थी, तो ऐसी सफल सरकार जो बहुमत होने के बाद 15 माह में गिर जाए, या उन्हीं के लोगों को गिराना पड़े, तो ऐसी सरकार इनको मुबारक हो। मध्य प्रदेश की जनता ऐसी सरकारों को स्वीकार करने वाली नहीं है। इसीलिए 2018 के बाद 19 में लोकसभा चुनाव में इनको 28 सीटें अगवानी पड़ी 29 में से, और 20 में उपचुनाव में 28 सीटों में से 19 सीटें इनको गंवाना पड़ी, और 21 के उपचुनाव में 4 में से 3 सीटें इनको गंवाना पड़ी, और तमाम नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों में भी इनके हाल बुरे हुए। तो मध्य प्रदेश की जनता ये स्वीकार नहीं करती है कि आप अपने दम्भ में रहो, अपने घमंड में रहो, जनता के बीच ना जाओ। ये मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करती है, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया है, और गुजरात हमारा पड़ोसी राज्य, गुजरात की तरह यहां पर क्लीन स्वीप होगा। ठीक है नीलाभ जी,
आप इस आरोप को जवाब देंगे क्या? देखिए, हमारी सरकार एक षड्यंत्र पूर्वक खरीद फरोख्त करके माफियाओं के साथ मिलकर गिराई गई थी। हमारी जी। सरकार ने जो काम किया वो ऐतिहासिक काम थे। माफिया विरोधी अभियान, किसानों का कर्जा माफ, ये कुछ सदन स्वीकार कर चुके हैं कि हमें उसके लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री स्वीकार कर चुके। इनकी सरकार घोटालों की सरकार। इनके पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने मोदी जी को पत्र ठीक है, लिखा ओके, ठीक है। सुनील अस्ते जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ इस चर्चा में। आपका पहले तो स्वागत। और सवाल वही जो मैंने कांग्रेस और बीजेपी से शुरुआत की थी, सवाल आपकी तैयारी किस तरीके से आगामी चुनाव को लेकर 2023 की जो ये लड़ाई है, ये जो जंग है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, चुनाव तो आते रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हर 5 सालों में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को द्वारा लूटा जाता है। और सामाजिक जो न्याय है वो आज तक नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि हमने भोपाल के अंदर SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज को उठाने का काम किया। और भोपाल के BHL दशहरा मैदान में शायद इतनी पब्लिक आज तक नहीं आई। और सभी में आक्रोश था, एक जुनून था कि भाई कोई ना कोई हमारी मदद करेगा। लेकिन आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय एक साथ आकर एक मंच पर आकर अपनी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, ये बड़ा तारीफ काबिल है। और हम लोग आने वाले समय में हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करता है लोकतंत्र के अंदर कि भाई हमें क्या करना है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जैसा हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग बड़ी तैयारी से, बुलंदी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग या कुछ सीटों पर? बिल्कुल, हमारी तैयारी तो सभी सीटों पर है, लेकिन जिस तरह से हमारा जो संगठन चाहेगा हम उस तरीके से काम करेंगे, लेकिन हमारी तैयारी सभी सीटों पर चल रही है। चलिए, ठीक है। नीलाभ जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से तैयारियों की बात अभी हम कर रहे थे, अभी सुनील जी ने भी अपनी तैयारी बता दी। जो छोटे छोटे बहुत सारे अब दल भी अब आने लगे हैं मध्य प्रदेश में, क्या अब ये मान के चला जाए कि क्या कांग्रेस उनके साथ जा सकती है क्या? मेरी बात सुने, लोकतंत्र, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर बाकी जितने भी दल है अप्रासंगिक है। सीधी बात है, यहाँ पर 2 दल मुख्य रूप से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, कांग्रेस और भाजपा, यही चुनाव में आमने सामने रहते हैं। बिल्कुल अप्रासंगिक होते हैं। तो इनका उससे कोई किसी पे फर्क नहीं पड़ता। एक आधी कभी आपकी सीट आ गई थी, बिल्ली के बाद से चीका फूट जाता है, उससे कोई फर्क बहुत बड़ा नहीं पड़ता। लेकिन मुख्य दल कांग्रेस और भाजपा ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सनवर जी, आप जैसे भीम आर्मी की भी एंट्री हो गई है मध्य प्रदेश में, अभी प्रदर्शन भी किया है, तो भीम आर्मी को किस तरीके से देखते हैं आप लोग? देखिए, डेमोक्रेसी में मैं इस बात से सहमत हूं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो हमारा है, उसमें हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है। बिल्कुल। और वो आए और उसको फेस करे, उसमें मना नहीं है। हाँ। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में जो जिस वर्ग की वो बात कर रहे हैं, अभी हमारे विद्वान मित्र सुनील आस्ते जी जिन वर्गों की बात कर रहे हैं, हाँ। उन वर्ग में भारतीय जनता पार्टी का तो मुख्य उद्देश्य ये है कि अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसको कैसे आगे लाया जाए। हाँ। ये मुख्य वाक्य भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सदैव से उस वर्ग में जाकर काम करने का प्रयास किया और काम किया है। हाँ। आप देखिए कि प्रत्यक्ष मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग, आज पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर और मध्य प्रदेश में उसकी स्थापना करने का काम किया जी। चाहे जो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात हो, उसके लिए न्यायालय लड़ाई में सॉलिसिटर जनरल को दिल्ली से लाकर और अपना मजबूती, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, आप लोगों सुनील जी, ठीक है, ओके सनवर जी, आप सुनील जी को थोड़ा कम मौका दिया, इनको भी बोलने का मौका देता हूं क्योंकि ये चर्चा में काफी देर से आए। सुनील जी, आपसे ये समझना चाहूंगा कि जैसे कि अभी सनवर जी हैं और नीलाभ जी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही फाइट देखने को मिलती है, लेकिन अब आप लोगों की भी एंट्री हुई है, तो क्या आप ये मान के चलते हैं कि आप इन दोनों के कंपैरिजन में खुद को कहां खड़ा हो पाते हैं? क्योंकि ये बड़ी पार्टियां हैं बहुत। देखिए भाजपा और कांग्रेस आप कह रहे हैं बड़ी पार्टियां हैं जी, लेकिन जब सामाजिक न्याय की बात आती है, जब ओबीसी के अधिकारों की बात आती है, तब दोनों पार्टी चुप रहती हैं। हाँ। चाहे मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी के आरक्षण के लिए बात की जाती है, तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 52% ओबीसी आबादी है। हाँ। लेकिन आज उनको आरक्षण कितना मिल रहा है। हाँ। चाहे आदिवासियों के हक अधिकारों की बात आती है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं उनके अधिकारों को कि भाई हम इनका अधिकार करते हैं। हाँ। लेकिन सिर्फ दिखावा करते हैं। हाँ। तो
अब क्या है कि मध्य प्रदेश के अंदर भीम आर्मी और ओबीसी के संगठन, आदिवासियों के संगठन और अल्पसंख्यक संगठन सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हम लोग पिछले कई सालों से साथ में संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारी ग्राउंड जीरो पर अच्छी तैयारी है। तो भाजपा और कांग्रेस के लोगों को ये चीज अखड़ रही है। क्या उनको ये लग रहा है किन कि मुद्दों के साथ मध्य आप प्रदेश के चुनाव अंदर मैदान में पिछड़ा आएंगे? विकल्प खड़ा मुद्दे नहीं क्या होना होंगे चाहिए। सुनील जी? हाँ। मुद्दे क्या होंगे और क्या आरक्षण ही सिर्फ मुद्दा होगा? मध्य प्रदेश के जनहितकारी हमारे मुद्दे रहेंगे। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जनहितकारी मुद्दे रहेंगे। आप देख सकते हैं कि भाई छात्रों जैसे कि छात्रों की समस्या है, छात्रों से एग्जाम के नाम पर फीस ले लेते हैं और उनकी एग्जाम नहीं होती है। कभी अगर एग्जाम हो गई तो रिजल्ट नहीं आता है, बैकलॉग पदों की भर्ती नहीं होती है। और 2 अप्रैल 2018 के जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का कानून हुआ था, तब वो केस वापस करने का वादा किया था कांग्रेस के पार्टी ने। सरकार बन गई लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। तो खास करके ओबीसी, एससी और एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय हमारे साथ में आ रहा है और एक उम्मीद लग रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी एक नया विकल्प बनकर उभरेगी। और आप देख लेना इस चीज को कि 2023 के अंदर हमारी पार्टी बड़े रूप से बनकर उभरेगी और विपक्षी जो हमें छोटा आंक रहे हैं उनको मालूम पड़ जाएगा चुनाव के अंदर कि हमारा दल छोटा है बड़ा है। चलिए ठीक है सुनील जी, आपकी बात आ गई। ठीक है सनवर जी, आपके पास आऊंगा। ये देखना चाहेंगे कि जैसे अभी ये कह रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा, क्या ये आरक्षण वाला जो मुद्दा है ये समाप्त होता नहीं दिख रहा है? आरक्षण का मुद्दा हर चुनाव से पहले खड़ा हो जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए मैं बहुत ही स्पष्ट बताना चाह रहा हूं। मैं वही बता रहा था आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़े हुए वर्ग है, उनकी चिंता करने का काम किया। कांग्रेस ने नारा दिया है हमेशा कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ नारा दिया इंदिरा जी के सब, लेकिन गरीबी हटी नहीं हटी। क्या आज जनजाति भाई बहनों के क्षेत्र में क्या हाल थे? रोडें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। लेकिन आज मध्य प्रदेश के क्या हाल है? उन क्षेत्र में आप जाइए तो आपको जैसी भोपाल और इंदौर में सड़कें हैं, लगभग वैसी सड़कें आपको झाबुआ और अलीराजपुर और बड़वानी और धार में मिलेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नेक नियत वाली सरकार है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन क्षेत्रों में जाकर काम किया है। ठीक। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन क्षेत्र में कैसे लोग समृद्धशाली बने, कैसे उनका जीवन स्तर सुधरे, इस बात की चिंता करने का काम किया। देखिए आज हमारे पिछड़ा वर्ग के बेटे बेटियों को 300 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति देने का काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। सिर्फ इसलिए कि उनकी वो अच्छी पढ़ाई कर सके, वो कॉम्पिटिटिव पढ़ाई कर सके। तो ये जीवन स्तर को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरे समाज के सभी वर्गों के साथ किया है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की कोई संभावना ज्यादा अब नहीं लगता है। समय बहुत ज्यादा नहीं है मेरे पास। अब आप तीनों को मैं 30-30 सेकंड दूंगा अपनी बात रखने के लिए, फाइनल कमेंट रखने के लिए। नीलाभ जी फाइनल कमेंट प्लीज। जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाने की आदत है, पिछले 20 वर्षों से इनकी सरकार है। पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वर्ग जितना ज्यादा दलित परेशान और पीड़ित इनके शासन काल में उतना कहीं नहीं हुआ। आज जब भी सड़कों पे है, प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे 2018 में इनको आईना दिखा दिया था, इसी वक्त ये इस चीज को बोल रहे हैं और आने वाला 2023 का ओके ठीक है, आगे सुनील जी फाइनल कमेंट, क्योंकि आप थोड़ा लेट से भी जुड़े हैं चर्चा में। फाइनल कमेंट प्लीज, क्या आपका स्टैंड है आगे? जी देखिए, भाजपा के राज में मध्य प्रदेश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान और छात्र, किसान, पूरा मध्य प्रदेश परेशान है जी। और आज आप देख लेना कि जिस प्रकार से भोपाल के अंदर 12 फरवरी में जो जन आक्रोश दिखा, वही जन आक्रोश 2023 में रहने वाला है और इनको जनता आईना दिखा देगी। ओके ठीक है ठीक है सनवर जी फाइनल कमेंट। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब और किसान की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लीन स्वीप 2023 में करेगी। बिल्कुल। सरकार से गुजरात अब ये तो सबके अपने अपने दावे हैं, सभी चाहेंगे जीतना। नीलाभ शुक्ला प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील अस्ते प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। सनवर पटेल प्रवक्ता बीजेपी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने देखा कि किस तरीके से नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं, दम्भ सभी भर रहे हैं कि आगामी चुनाव में सरकार तो जी मेरी बनेगी, आगामी चुनाव में हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तमाम बातें हैं। लेकिन ये जनता है, जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है किसको सिर माथे पर बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है। बहरहाल सभी सियासी पार्टियों ने साल 2023 के चुनाव के मद्देनजर तैयारियां
पूरी करनी है, तैयारियां शुरू करनी है। अब देखने वाली बात होती है कि किसकी तैयारी कैसी होती है, कौन डिक्टेंशन नंबर से पास हो जाता है और कौन फेल होता है। बड़ी बहस में मेरे साथ फैला लेते हैं। नमस्कार।